नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये सेट 5 का संभवतः चौथा सेट है। और इसमें इससे पहले वाला सब अपलोड हो चुका है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन सर निकाले हैं ये डबल स्टार सीरीज। इसमें से 70 से 75 क्वेश्चन आने की संभावना, प्रबल संभावना रहती है। और ऐसा देखा भी गया है। तो क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ डिस्कशन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्कशन मात्र से दोस्तों आपका ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है। और ये हम तीन तीन बार बोल बोल के आपको हम याद करवाएंगे, और यही मेरा इसमें मोटिव भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक नाविक थैक बीसी दत्त को जहाज पर भारत छोड़ो नारे लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक बीसी दत्त को जहाज पर भारत छोड़ो नारे लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कहता है कि शाही नौसेना विद्रोह के दौरान एक नाविक था बीसी दत्त, उसी को जब जहाज पर भारत छोड़ो लिख दिया था ना नारा, इसी आरोप में उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुआ है। शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत दोस्तों 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुआ है। इस विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब बंबई में एच एम आई एस तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लीय भेदभाव एवं खराब भोजन के कारण विद्रोह कर दिया था। समझिएगा कि शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कब हुआ, तो 18 फरवरी 1946 को। और क्यों हुआ, तो यह हुआ कि जब बंबई में एच एम आई एस तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लीय भेदभाव एवं खराब भोजन के कारण विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विद्रोहियों ने मांग की थी कि नाविक बीसी दत्त को रिहा किया जाए। विद्रोहियों ने मांग किया था कि नाविक बीसी दत्त को रिहा किया जाए। इसलिए 19 फरवरी को कराची में नाविकों ने हड़ताल कर दिया। विद्रोहियों ने मांग किया था कि नाविक बीसी दत्त को रिहा किया जाए, इसलिए 19 फरवरी को कराची में नाविकों ने हड़ताल कर दिया। ठीक है, बीसी दत्त के कारण। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद तथा आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो जैसे नारा लगाया गया। फिर से सुनिएगा। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद तथा आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो जैसे नारे लगाए गए थे। ठीक है, तो पूछेगा कि इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद तथा आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो जैसे नारे लगाए गए थे नौसेना विद्रोह में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद का उपनाम है। विश्वनाथन आनंद का उपनाम है दोस्तों लाइटनिंग किड। विश्वनाथन आनंद का उपनाम है लाइटनिंग किड। विश्वनाथन आनंद का उपनाम है लाइटनिंग किड। विश्वनाथन आनंद का उपनाम है लाइटनिंग किड, और ये शतरंज खिलाड़ी है। चलिए सबका उपनाम देखेंगे। उड़न परी या गोल्डन गर्ल कहते हैं पीटी उषा को। उड़न परी या गोल्डन गर्ल कहते हैं पीटी उषा को। उड़न परी या गोल्डन गर्ल कहते हैं पीटी उषा को। सुपर मॉम कहते हैं मैरी कॉम को। सुपर मॉम कहते हैं मैरी कॉम को। सुपर मॉम कहते हैं मैरी कॉम को। ढिंग एक्सप्रेस दोस्तों हिमा दास, आप लोग जानते हैं ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास। ब्लैक पर्ल पेले को बोलते हैं। ब्लैक पर्ल पेले को बोलते हैं। ब्लैक पर्ल पेले को बोलते हैं। फ्लाइंग फिश माइकल फेल्पस 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 को बोलते हैं। जंबो अनिल कुंबले 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 को बोलते हैं। ठीक है, आगे है द आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी को बोलते हैं। द आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी को बोलते हैं। द आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी को बोलते हैं। ठीक है, द आयरन लेडी दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी को बोलते हैं। इंग्लिश है, मैथ और रीजनिंग और हिंदी हम छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका करेंट अफेयर है, इसको छोड़िए। देखिए यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ जाता है। कहता है कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है।
कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में स्विट्जरलैंड में हुआ था। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन 2025 हुआ है मस्कट ओमान में। ठीक है, तो ये एक तरह से करेंट अफेयर है। ठीक है, इसको छोड़िए, करेंट अफेयर मैथ रीजनिंग को छोड़ देते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या कहता है कि एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी पर काम करने को इच्छुक होता है किंतु उसे काम नहीं मिल पाता है। एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित जो भी प्रचलन में मजदूरी है उस पर काम करने को इच्छुक होता है लेकिन उसको काम फिर भी नहीं मिलता है, वैसा आदमी को बेरोजगार बोलेंगे। 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा जारी किया जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा जारी किया जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा जारी किया जाता है। बेरोजगारी के प्रकार देखिए कौन कौन सा है, ध्यान से देखेंगे। बेरोजगारी के प्रकार देखिए, खुली बेरोजगारी क्या होता है, कहता है कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक हो तथा उसके पास आवश्यक योग्यता भी हो परंतु उसे काम नहीं मिलता है। खुली बेरोजगारी क्या है, यह एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक हो, उसके पास आवश्यक योग्यता भी रहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, इसको हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, यह क्या है, कहता है कि यह वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन जैसे औद्योगिक ढांचे का पिछड़ापन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन तकनीकी आदि के कारण उत्पन्न होता है। एक बार फिर से देखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी को। संरचनात्मक बेरोजगारी कहता है कि यह वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन जैसे औद्योगिक ढांचे का पिछड़ापन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन तकनीकी आदि के कारण उत्पन्न होता है, इसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखेंगे, क्या कहता है, प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी जो दिखती नहीं है। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी एक ही है। कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। कौन, प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी सबसे पहले किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, अधिक पाई जाती है। और प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी वह है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं, वही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। अब दोस्तों मौसमी बेरोजगारी को हम देखेंगे। एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीने के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार मिलना तथा शेष महीनों या मौसम में कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। दोस्तों मौसमी बेरोजगारी है कि एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीने के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार मिलना तथा शेष महीनों में या मौसम में कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यह घर्षणात्मक बेरोजगारी एक अस्थायी बेरोजगारी है। घर्षणात्मक बेरोजगारी एक अस्थायी बेरोजगारी है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहा होता है। देखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, तो यह अस्थायी बेरोजगारी होता है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहा होता है, तब जाकर घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। अब आए शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या है, शिक्षित लोगों को रोजगार न मिलना शिक्षित
बेरोजगारी है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये माइलेज एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। जो ये माइलेज एंजाइम है वो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। जो ये माइलेज एंजाइम जो होता है दोस्तों, वो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित होता है। दोस्तों जो लाइपेज है ना, वो लाइपेज वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। जो लाइपेज है दोस्तों, वो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। जो लाइपेज है वो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो लाइपेज क्या है? वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। पेप्सिन, यह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। जो पेप्सिन है ना दोस्तों, ये भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। जो पेप्सिन है ना दोस्तों, ये भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। अच्छा, एमिलोप्सिन, एमिलोप्सिन मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। एमिलोप्सिन मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। एमिलोप्सिन मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। एमिलोप्सिन मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। एमिलोप्सिन मंड को माल्टोज शर्करा में दोस्तों बदल देता है। आगे है माल्टेज। तो माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। जो माल्टेज है दोस्तों, वह माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। आइए अगला क्वेश्चन 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय के संबंध में सीरा मानव हृदय के संबंध में सीरा आलिंद नोड को गति प्रेरक कहते हैं। मानव हृदय के संबंध में सीरा आलिंद नोड को गति प्रेरक कहते हैं। कहता है कि मानव हृदय के संबंध में सीरा आलिंद नोड को गति प्रेरक यानी पेसमेकर कहते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन, 58 नंबर ही था ना। हाँ, चलिए देखते हैं क्या कहता है इसको अच्छे से। सीरा आलिंद नोड सबसे अधिक क्रिया वैभव पैदा कर सकता है। सीरा सीरा आलिंद नोड सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकता है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया वैभव पैदा करता है। जो सीरा आलिंद है ना, सीरा आलिंद नोड सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करता है और यह सीरा आलिंद नोड 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया वैभव पैदा करता है तथा हृदय का लयात्मक संकुचन प्रारंभ कर उसे बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक या पेसमेकर कहते हैं। तो सीरा आलिंद, ठीक है। एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता 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 है। दिल की धड़कन का प्रारंभ एस ए नोड द्वारा किया जाता है। दिल की धड़कन का प्रारंभ एस ए नोड द्वारा किया जाता है। दिल की धड़कन का प्रारंभ एस ए नोड द्वारा किया जाता है। दिल की धड़कन का प्रारंभ एस ए नोड द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है, इसमें हमारी समान हृदय स्पंदन की दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट। इसमें हमारी समान हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें निलय कहते हैं तथा 2 कक्ष छोटे होते हैं ऊपर की ओर पाए जाते हैं, इन्हें आलिंद कहा जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें निलय कहते हैं तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं ऊपर की ओर पाए जाते हैं जिन्हें आलिंद कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे शरीर में 4 कक्ष होते हैं, 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिसको निलय कहते हैं, बड़े वाला को निलय कहते हैं। ठीक है, क्या है, वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल। तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और यह ऊपर की ओर पाए जाते हैं जिसे आलिंद कहते हैं, आर्टिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहता है, थोड़ा ऊपर कर ले। 1 मिनट में हृदय द्वारा
पंप रक्त की मात्रा 5040 ml होती है। मतलब 5040 ml होती है। 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप रक्त की मात्रा 5040 ml होती है। 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप रक्त की मात्रा 5040 ml होती है। हृदय के पेशियों के संकुचन को संकुचन को सिस्टोल तथा शिथिलन को डिस्टोल कहा जाता है। कहता है हृदय के पेशियों के संकुचन को सिस्टोल तथा शिथिलन को डिस्टोल कहा जाता है। हृदय के पेशियों के संकुचन को सिस्टोल तथा शिथिलन को डिस्टोल कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, चालनी नलिका, ध्यान दीजिएगा, चालनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है। अब कौन कौन भाग है सो देखिएगा, जाइलम के भाग कौन कौन है सो देखिए। जाइलम एक संवहनी उत्तक है जो पौधा में पानी खनिज का परिवहन करता है। जाइलम एक संवहनी उत्तक है जो पौधा में पानी या खनिज का परिवहन करता है। यह केवल एक ही दिशा में कार्य करता है। यह मृत उत्तक है। जाइलम एक मृत उत्तक है। यह तने के अंदर की ओर पाया जाता है। तो हमने क्या देखा, जाइलम एक संवहनी उत्तक है जो पौधों में पानी या खनिज का परिवहन करता है। जाइलम एक संवहनी उत्तक है जो पौधों में पानी खनिज का परिवहन करता है। यह केवल एक ही दिशा में कार्य करता है। और जाइलम एक मृत उत्तक है। जाइलम कौन सी उत्तक है? मृत उत्तक है। जाइलम एक मृत उत्तक है और जाइलम जो है तने के अंदर की ओर पाया जाता है। ठीक है। और जाइलम के भाग निम्नलिखित हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जाइलम के भाग, यही पूछा गया था। तो जाइलम के भाग में वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु पाए जाते हैं। ठीक है। तो क्या क्या है, वाहिनिकाएं, जाइलम के भाग कौन कौन आ जाएंगे? जाइलम के दोस्तों भाग में देखेंगे, जाइलम के भाग में वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। जाइलम के भाग कौन कौन है? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक तथा जाइलम तंतु। दोस्तों आपको याद हो रहा होगा, आप इसको लाइक कीजिए और शेयर करें अपने 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 को, ताकि इसको और अच्छा लगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक लेकर भी आएंगे। अब देखिए फ्लोएम एक संवहनी उत्तक है। फ्लोएम जो है एक संवहनी उत्तक है जो पौधा में भोजन और कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करता है। यह दोनों दिशा में कार्य कर सकता है। यह सजीव उत्तक है। इसके तने बाहर की ओर पाया जाता है। मतलब जाइलम का ठीक उल्टा। कहता है कि फ्लोएम एक संवहनी उत्तक है। फ्लोएम क्या है? एक संवहनी उत्तक है जो पौधों में भोजन और कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करते हैं। यह दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है। यह सजीव उत्तक है। यह तने के बाहर की ओर पाया जाता है। दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है, फ्लोएम के भाग। देखिए फ्लोएम के भाग कौन कौन है? चालनी नलिका, चालनी नलिका, सहचर कोशाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर। दोस्तों फ्लोएम के भाग कौन कौन है? चालनी नलिका, सहचर कोशाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम के भाग कौन कौन है? चालनी नलिका, सहचर कोशाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर है। तो फ्लोएम के भाग एक बार और देख ले, चालनी नलिका, सहचर कोशाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर है। ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, श्वेत माने WBC के बारे में है, श्वेत रक्त कनिका या श्वेत रुधिर कनिका। देखिए WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये अनियमित आकृति ही की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती है। WBC जो है ये इसकी आकृति अनियमित होती है। WBC की आकृति अनियमित होती है और केंद्रक इसमें पाया जाता है, केंद्रक युक्त है, केंद्रक पाया जाता है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन रहित, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है WBC में। मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या 5 से 9,000 तक रहती है। तो मानव शरीर में WBC की संख्या कितना है? 5 से 9,000। मानव शरीर में WBC की संख्या कितना है? 5 से 9,000। दोस्तों मानव शरीर में WBC की संख्या 5 से 9,000 तक होती है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। इसको अच्छे से देखेंगे। कहता है कि जो लिम्फोसाइट्स जो है
एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। जो लिम्फोसाइट्स है ना दोस्तों, वो एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिका जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रधान कार्य करती है। आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, ये आरबीसी कणिकाओं का 99% होता है। कहता है कि जो आरबीसी है ना दोस्तों, ये रुधिर कणिकाओं का माने रक्त कणिकाओं का 99% आरबीसी ही होता है। इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे आरबीसी को। कहता है कि लाल रुधिर कणिका माने रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी, ये रुधिर कणिकाओं का 99% होता है। जितना भी रुधिर कणिका है उसका 99% होता है। और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है। ये तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखेंगे। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट माने जो प्लेटलेट्स होता है ना दोस्तों, उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जो प्लेटलेट्स होता है उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती है। जो प्लेटलेट्स है दोस्तों, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है। इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिमी रक्त में होती है। जो रुधिर प्लेटलेट्स है ना दोस्तों या थ्रोम्बोसाइट्स, इसकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिमी रक्त में होता है। चलिए आगे क्या कहता है इसको देखेंगे। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य दोस्तों शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। दोस्तों प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है कि शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना, ठीक है, और इसको रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ये आप जानते हैं। चलिए जैन तीर्थंकर देखिए, और जैन तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर और उनका प्रतीक है। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक है वो वृषभ है, नाम से ही है ऋषभ देव का वृषभ, ऋषभ देव का वृषभ। संभवनाथ का अश्व या घोड़ा, संभवनाथ का अश्व या घोड़ा, संभवनाथ का प्रतीक है अश्व या घोड़ा। नेमिनाथ का प्रतीक है शंख या नीलोत्पल, नीलोत्पल। नेमिनाथ का प्रतीक है दोस्तों शंख या नीलोत्पल। अरिष्टनेमी का प्रतीक है सर्पफन, ठीक है। अरिष्टनेमी का दोस्तों, अरिष्टनेमी का जो प्रतीक है वह है सर्पफन, सांप का फन। अरिष्टनेमी का क्या है, सर्पफन है। मल्लीनाथ का प्रतीक है कलश, मल्लीनाथ का प्रतीक है कलश, मल्लीनाथ का प्रतीक है कलश, मल्लीनाथ का प्रतीक है कलश। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक है स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक है स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक है स्वास्तिक। इसे भी आप ज्ञात है। महावीर का दोस्तों सिंह है, महावीर का दोस्तों सिंह है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तीर्थंकर और प्रतीक, ऋषभ देव का वृषभ, ऋषभ देव का वृषभ, संभवनाथ का घोड़ा या अश्व, संभवनाथ का घोड़ा या अश्व। नेमिनाथ का शंख या नीलोत्पल, नेमिनाथ का शंख या नीलोत्पल। अरिष्टनेमी का सर्पफन, अरिष्टनेमी का सर्पफन। मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। महावीर का है सिंह, महावीर का है सिंह। देखिए कहता है नोट में कि जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर रही थी मल्लीनाथ, 19वां थी। अच्छा, जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर जिनका नाम था मल्लीनाथ, वो थे 19वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं, वो 19वें तीर्थंकर हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप दोस्तों याद करते चलिए। अगर आप याद नहीं करेंगे या हम भी याद नहीं करेंगे तो याद करने वाला आ करके बैठा हुआ है, पूरा याद करके चला जाएगा और नौकरी लेके चला जाएगा, हम लोग देखते ही रह जाएंगे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, श्रावस्ती से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए।
एवं सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही व्यतीत किए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और सबसे ज्यादा वर्षा काल में श्रावस्ती में ही वो अपना समय बिताया। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, और सर्वाधिक वर्षा काल का समय श्रावस्ती में ही व्यतीत किए। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए, ठीक है, कौंडिन्य एवं उसके साथियों को दिए। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। और किनको दिए? तो कौंडिन्य एवं उनके साथियों को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महात्मा बुद्ध सारनाथ में तो अपना उपदेश, प्रथम उपदेश दिए ही, साथ ही साथ किसको दिए? तो कौंडिन्य एवं उनके साथियों को दिए। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना किया। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, चलिए, ठीक है। अब कहता है कि बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना किया था। पूछेगा कि बुद्ध ने संघ की स्थापना कहाँ किया था, तो बोलेंगे कि सारनाथ में किया था। अच्छा, अवंती के शासक चंद्र प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था तथा, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती के शासक चंद्र प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं किया। ठीक है, इसको समझ में आया? अवंती के शासक चंद्र प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध वहां नहीं गए थे। बुद्ध का प्रधान शिष्य उपाली था। बुद्ध का प्रधान शिष्य उपाली था। बुद्ध का प्रधान शिष्य उपाली था। बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। बहुत ही दोनों में फंस जाता है। देखिए, बुद्ध का जो प्रधान शिष्य था ना, वो उपाली था। बुद्ध का प्रधान शिष्य उपाली था, लेकिन बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। आनंद जब कहा ना, तभी जाकर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया, आनंद के कहने पर। 80 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली थी, वह बुद्ध की शिष्या बन गई। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई। भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह क्या क्या है उसको देखेंगे। कहता है हाथी या सफेद हाथी भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है हाथी या सफेद हाथी। बुद्ध जब गर्भ धारण किए थे, माँ के कोख में थे, उस समय उनका प्रतीक चिन्ह हाथी या सफेद हाथी था। उनका जन्म का प्रतीक है सांड या कमल। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है सांड या कमल। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है सांड या कमल। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक है बोधि या पीपल का वृक्ष। ज्ञान का प्रतीक है बोधि या पीपल का वृक्ष। निर्माण का प्रतीक है बुद्ध का पद चिन्ह। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, ये आप लोग जानते हैं। कहता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो समझिए महाभिनिष्क्रमण क्या है। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा और 6 वर्ष की तपस्या के बाद दोस्तों उनको ज्ञान हुआ। संबोधि क्या है? बौद्ध शब्द है संबोधि। तो 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। संबोधि उसको कहा गया है। देखिए, संबोधि का मतलब कि 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब आइए, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिए। यही धर्म चक्र प्रवर्तन है। तो ये तो आप ऊपर देखे ही थे। अब महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु से संबंधित है। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में
भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए महापरिनिर्वाण क्या है कि 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, इसको याद रखिएगा। अब आइए 63 नंबर भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या कहता है कि क्षणिकवाद या अनित्यवाद, क्षणिकवाद या अनित्यवाद यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है, क्षणिकवाद। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में विशेष। कहता है दोस्तों कि भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तु का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तु का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत के सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। इन वस्तुओं का गुण भी क्षणिक होता है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। अनात्मवाद, अनात्मवाद क्या है? अनात्मवाद, भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध के अनुसार विज्ञानों का प्रवाह ही आत्मा है। बुद्ध के अनुसार विज्ञान का प्रवाह ही दोस्तों आत्मा है। बुद्ध के अनुसार विज्ञान का प्रवाह ही आत्मा है। यह विज्ञान अनित्य क्षणिक होता है। यह विज्ञान अनित्य या क्षणिक होता है। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। बुद्ध का कहना था कि प्रत्येक विज्ञान मरने के पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। प्रत्येक विज्ञान मरने से पहले, पूर्व कह रहा है, बाद नहीं, यहाँ फंसिएगा। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। विज्ञानों का दोस्तों पुनर्जन्म होता है, ये बुद्ध कहा करते थे। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया। यह भूतापीय उत्पादन कुआं सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडी ने खोदा है। कि यह जो उत्पादन कुआं है ना दोस्तों, यह उत्पादन कुआं सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने खोदा है। जो भूतापीय उत्पादन कुआं है कौन खोदा है? सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडी, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडी ने खोदा है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, उसको ध्यान देंगे। एक सेकेंड, शायद ऊपर चला गया। हाँ, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिला में रम्मान उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव विशेष रूप से भूमियाल देवता प्रसिद्ध प्रांगण में आयोजित किया गया, जो इस क्षेत्र के संरक्षक देवता माने जाते हैं। दोस्तों करेंट अफेयर है, छोड़िए इसको, करेंट अफेयर को छोड़ देना है। करेंट अफेयर को एकदम छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ देना है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का अवधि या 70 वर्ष की आयु तक है, जो पहले होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए वही होता है। अब है राज्य मानवाधिकार आयोग, इससे संबंधित कुछ तथ्य है वो जानेंगे। कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। कहता है दोस्तों कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया।
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत दोस्तों किया गया। आगे देखेंगे, कहता है, हाँ, कहता है दोस्तों कि अब तक 26 राज्यों ने इसकी स्थापना किया है। ठीक है, यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामले पर ही विचार कर सकता है। ठीक है, यह मानवाधिकार जो है केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों पर ही विचार कर सकता है। इसके सदस्य संख्या 3 होता है। राज्य मानवाधिकार के आयोग का जो सदस्य संख्या है वो 3 होता है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य संख्या कितना होता है? 3 होता है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन इन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। देखिए, कहता है कि जो मानवाधिकार आयोग है ना, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, क्योंकि हर स्टेट में होता है ना, तो राज्यपाल करता है इसकी नियुक्ति, लेकिन इसको हटाता है सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, कहता है कि यह उन्हीं मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है जो केवल 1 वर्ष के भीतर की अवधि में घटित हुई है। अच्छा, यह जो ये जो दोस्तों मानवाधिकार है, यह केवल उन्हीं मामला का जांच करता है जो केवल 1 वर्ष के भीतर की अवधि में घटा है। मानवाधिकार अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। ठीक है, मानवाधिकार अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि राज्यपाल को सौंपता है, नहीं, राज्य सरकार को सौंपता है। तो मानवाधिकार का नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। साथ ही साथ यह आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। आयोग को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होता है। जो मानवाधिकार आयोग है उसको सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। मानवाधिकार को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी। ठीक है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी, परंतु इसका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को किया गया। कहता है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई, परंतु इसका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को किया गया। ठीक है, तो कहता है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई, परंतु इसका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को किया गया। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पटना में है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पटना में है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दोस्तों पटना में है। ठीक है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति है श्री अनंत मनोहर बदर है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हो गए हैं श्री अनंत मनोहर बदर है। ठीक है, श्री अनंत मनोहर बदर है। आते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर, इसको देखेंगे। कहता है दोस्तों कि ज्वालामुखी की लावा के सतह पर जमा होने से बड़े आकार के शंकु का निर्माण होता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ज्वालामुखी के लावा के सतह पर जमा होने से बड़े आकार के शंकु का निर्माण होता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। माउंट फ्यूजियामा जापान का सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है। यह जापान के होंशु द्वीप पर स्थित है। दोस्तों माउंट फ्यूजियामा है ना, माउंट फ्यूजियामा पर्वत है। माउंट फ्यूजियामा जापान का सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है। यह जापान के होंशु द्वीप पर स्थित है। तो समझ गए, माउंट फ्यूजियामा जापान का सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है। यह जापान के होंशु द्वीप पर स्थित है दोस्तों। अब देखिए, माउंट फ्यूजियामा की ऊंचाई, माउंट फूजी या फ्यूजियामा की ऊंचाई लगभग 3776 मीटर है। माउंट फ्यूजियामा की ऊंचाई लगभग 3776 मीटर है। माउंट फ्यूजियामा की ऊंचाई 3776 मीटर है। माउंट फ्यूजियामा की ऊंचाई 3776 मीटर है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला है माउंट एटना। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। माउंट एटना
यूरोप का सबसे सक्रिय और सबसे ऊंचा ज्वाला पर्वत है। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। अच्छा, माउंट रेनर, जिसे ताहोमा के नाम से भी जाना जाता है, माउंट रेनर जिसे ताहोमा के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित है। माउंट रेनर जिसे तहोमा के नाम से जाना जाता है, माउंट रेनर जिसे तहोमा के नाम से जाना जाता है, माउंट रेनर जिसे तहोमा के नाम से जाना जाता है, माउंट रोमर जिसे तहोमा के नाम से भी जाना जाता है, यह अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित है। अच्छा, माउंट पेरिकुटिन, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में स्थित है। 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 जब मैग्मा, आगे चलते हैं, थोड़ा ऊपर कर ले। कहता है कि जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है, तो महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत तथा महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। समझिएगा, जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है, तो महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत तथा महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण करता है। ठीक है, कहता है कि जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है, तो महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत तथा महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण करता है। महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत, महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत तथा महासागरीय क्षेत्र में दोस्तों ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण करता है। उदाहरण में एंडीज पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी, एंडीज पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी, एंडीज पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी, कैनरी द्वीप, भारत में बैरन द्वीप तथा नारकोंडन द्वीप, अमेरिका का हवाई द्वीप ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण है। कहता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी, उदाहरण के लिए एंडीज पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी जो है दोस्तों ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। कैनरी द्वीप भी ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। भारत के बैरन द्वीप भी ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। नारकोंडम द्वीप भी ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। अमेरिका का हवाई द्वीप भी ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी भी ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। कैनरी द्वीप भी ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। भारत का बैरन द्वीप भी ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। नारकोंडम द्वीप भी ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। अमेरिका का हवाई द्वीप भी ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे महासागरीय क्षेत्र में ही तो हैं। ठीक है, बैरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है भारत का। चलिए, कहता है दोस्तों कि ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी का संबंध दोस्तों पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता कहते हैं। मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता कहते हैं। मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता कहते हैं। मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता कहते हैं। आगे देखेंगे, ज्वालामुखी क्रियाओं में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया में दोस्तों सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलता है। ज्वालामुखी से जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैस भी निकलती है। ज्वालामुखी से जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी अन्य कई गैसें भी
निकलती है। दोस्तों अगला है 68 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल कहता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ये कथन गलत है, ये गलत बात है, सातवां है। समझिए क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, ये आप जानते हैं। एक सेकंड तो छोटा कर ले। हाँ, कहता है कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, भारत से बड़ा क्षेत्रफल वाला देश मतलब कि दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, अमेरिका, चीन चीन उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। ठीक है, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस के बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ये तो आप जानते हैं। और जनसंख्या दोस्तों 17.7% है, ये भी आप जानते हैं। आगे देखेंगे, भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तथा देशांतरीय विस्तार दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये आप जानते ही हैं। ये तो बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है। 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम शामिल है। ठीक है, जिसका ट्रिक रोशन आनंद सर दिए हैं कि गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, इसी में आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि अक्षांशीय रेखा के आधार पर भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंधीय या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अक्षांशीय रेखा के आधार पर भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अक्षांशीय रेखा के आधार पर भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये आप समझ गया कि अक्षांशीय रेखा के आधार पर भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत का मानक समय देखिए, भारत का मानक समय बताने वाली देशांतर रेखा अर्थात मानक यानी उत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय बताने वाली देशांतर रेखा अर्थात मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मिर्जापुर से गुजरती है। अच्छा, भारत का मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आप इसको मौका बोल सकते हैं। मौका, ये भी रोशन आनंद सर का ट्रिक है, जिसमें मौका में एम से हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़, और ए से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो मौका हो गया, एम से हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, और ए से दोस्तों आंध्र प्रदेश है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आ गया, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आ गया है, ये आप जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इंजॉय किए होंगे, चीज़ें आपको याद भी हो गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगला सेशन भी आए और क्वेश्चन बैंक भी हम कराएं, लूसेंट भी कराएंगे दोस्तों, याद हो जाएगा आपको। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें।